नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज का विषय किसी भी कंपनी की कह सकते हैं कि जान है, यानी पैसा, या जिसे हम कहते हैं कैपिटल। बिल्कुल। कंपनियां कारोबार चलाने और बढ़ाने के लिए पैसा जुटाती कैसे हैं? हमारे एक लिसनर ने कंपनीज एक्ट 2013 के चैप्टर 4 पर आधारित कुछ स्टडी नोट्स भेजे हैं और वो चाहते हैं कि हम शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स के पीछे के नियमों को जरा आसान भाषा में समझें। हाँ, और ये एक बहुत ही अच्छा विषय है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनियां कानूनी तौर पर पूंजी कैसे जुटाती हैं, एक निवेशक के लिए अलग-अलग तरह के शेयरों का मतलब क्या होता है, और कंपनी अपनी पूंजी की संरचना को, मतलब उसके स्ट्रक्चर को, बदल कैसे सकती हैं। और ये सिर्फ बिजनेस के छात्रों के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो शेयर बाजार में या कॉर्पोरेट जगत में थोड़ी भी दिलचस्पी रखता है। बिल्कुल। तो चलिए इस विषय की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब कोई कंपनी पैसा जुटाती है तो दो शब्द सबसे ज्यादा सुनाई देते हैं, शेयर और डिबेंचर। सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना? हाँ, और ये फर्क समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, आसान शब्दों में, जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी, यानी मालिकाना हक, ओनरशिप इंटरेस्ट, वो खरीद रहे होते हैं। अच्छा, मतलब मैं उस कंपनी की मालिक बन गई। एक तरह से हाँ, आप कंपनी के मुनाफे और नुकसान दोनों के हिस्सेदार बन जाते हैं। वहीं डिबेंचर एक तरह का कर्ज है। आप कंपनी को पैसा उधार देते हैं और आप उसके मालिक नहीं बल्कि लेनदार, मतलब लेंडर बन जाते हैं। तो मतलब एक में आप पार्टनर हैं और दूसरे में साहूकार। बिल्कुल सही समझा आपने। अब जब हम कैपिटल की बात करते हैं तो नोट्स में इसके कई प्रकार बताए गए हैं। ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, पेड अप कैपिटल। ये सुनने में बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। इसे आसानी से कैसे समझें? हाँ, ये देखिए, इसे एक पानी की टंकी के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी को कानून से 1000 लीटर की टंकी लगाने की इजाजत मिली है। ठीक है। ये है उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल, यानी वो अधिकतम पूंजी जो कंपनी अपनी पूरी जिंदगी में जुटा सकती है। अब कंपनी को फिलहाल सिर्फ 200 लीटर पानी की जरूरत है, तो वो बाजार में 200 लीटर का ऑफर निकालती है। ये हुई इशूड कैपिटल। और मान लीजिए कि लोगों ने उसमें से सिर्फ 150 लीटर पानी के लिए ही पैसे देने की बात की। बिल्कुल, तो वो 150 लीटर कंपनी की सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाएगी। अब कंपनी उन लोगों से कहती है कि फिलहाल आप सिर्फ 120 लीटर के पैसे चुकाइए, बाकी के जो 30 लीटर हैं उसके पैसे हम बाद में मांगेंगे। अच्छा। तो ये जो 120 लीटर का पैसा असल में कंपनी के पास आया है, वो है पेड अप कैपिटल। अगर किसी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल 1000 करोड़ है लेकिन पेड अप कैपिटल सिर्फ 10 करोड़, तो ये क्या बताता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ऑथराइज्ड और पेड अप कैपिटल के बीच का एक बहुत बड़ा अंतर एक रेड फ्लैग भी हो सकता है। कैसे? ये दिखाता है कि कंपनी के पास विस्तार की बड़ी बड़ी योजनाएं तो हैं, लेकिन शायद वो बाजार से पैसा जुटाने में नाकाम रही है। हो सकता है निवेशकों को उनकी योजनाओं पे भरोसा ही ना हो। ये कंपनी की कहानी का एक बहुत अहम पहलू है। तो ये साफ है कि पूंजी के अलग-अलग स्तर कंपनी की कहानी बताते हैं, लेकिन इस कहानी के असली किरदार तो शेयर होल्डर होते हैं। तो क्या ये सभी किरदार बराबर होते हैं या कुछ को ज्यादा अहमियत मिलती है? मेरा मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स से है। नहीं नहीं, सभी किरदार बराबर नहीं होते। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, प्रेफरेंस शेयर्स को कुछ मामलों में प्राथमिकता यानी प्रेफरेंस मिलती है। जैसे कि? पहला, जब कंपनी मुनाफा बांटती है यानी डिविडेंड देती है, तो पहले इन्हें मिलेगा। और दूसरा, अगर कंपनी कभी बंद होती है तो पूंजी की वापसी में भी पहले इन्हें ही पैसा मिलेगा। तो फिर कोई इक्विटी शेयर्स क्यों खरीदेगा? सारा फायदा तो प्रेफरेंस वालों को मिल रहा है। क्योंकि इक्विटी शेयर्स के साथ सबसे बड़ी ताकत जुड़ी होती है वोटिंग का अधिकार। इक्विटी शेयर होल्डर ही कंपनी के असली मालिक माने जाते हैं, जो कंपनी के बड़े फैसलों में वोट करते हैं, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन चलाएगा। अच्छा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आमतौर पर वोटिंग का अधिकार नहीं मिलता, सिवाय उन मामलों के जो सीधे उनके हितों को प्रभावित करते हैं। यहीं पर एक और दिलचस्प चीज का जिक्र है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स यानी डीवीआरस वाली शेयर। टाटा मोटर्स का उदाहरण दिया गया है। ये थोड़ा अजीब लगता है कि कोई कंपनी ऐसे शेयर्स जारी करे जिन पर वोटिंग का अधिकार कम हो। निवेशक इन्हें क्यों खरीदेंगे भला? ये एक बहुत ही स्मार्ट रणनीतिक कदम है। सोचिए, आप एक कंपनी की फाउंडर हैं, आपको कंपनी बढ़ाने के लिए पैसा तो चाहिए, लेकिन आप कंपनी पर अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहती। हाँ, ये तो है। तो आप डीवीआरएस जारी कर सकती हैं।
आप निवेशकों से कहती हैं, आप पैसा लगाइए, आपको सामान्य शेयर से ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, लेकिन वोटिंग का अधिकार कम मिलेगा। टाटा मोटर्स ने यही किया था। उनके डीवीआरएस पर 10 शेयरों पर सिर्फ 1 वोट का अधिकार था, लेकिन उन्हें सामान्य शेयरों से 5% ज़्यादा डिविडेंड मिलता था। 1 मिनट, लेकिन क्या ये छोटे निवेशकों के साथ धोखा नहीं है? उन्हें लगता है कि वो कंपनी के मालिक बन रहे हैं, पर असल में उनके पास कोई ताकत नहीं होती। आपका सवाल बहुत जायज़ है। इसी चिंता की वजह से कानून ने इस पर सीमा लगाई है कि डीवीआरएस की कुल वोटिंग पावर कंपनी की कुल वोटिंग पावर के 74% से ज़्यादा नहीं हो सकते। अच्छा, एक लिमिट है। जी, इसका उद्देश्य संस्थापकों को तानाशाही करने का अधिकार देना नहीं है, बल्कि उन्हें बाहरी दबाव, जैसे कि हॉस्टाइल टेकओवर, उसके डर के बिना लंबी अवधि के लिए सोचने की आज़ादी देना है। आजकल कई स्टार्टअप्स भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो विदेशी निवेशकों से बड़ी फंडिंग उठा सकें और कंपनी का विजन अपने हाथ में लग सकें। समझ गई। अब शेयर जारी करने की कीमत पर आते हैं। क्या एक कंपनी अपने शेयर किसी भी कीमत पर बेच सकती है? नोट्स में प्रीमियम और डिस्काउंट पर शेयर जारी करने की बात कही गई है। जब कोई कंपनी अपने शेयर उसकी फेस वैल्यू, मान लीजिए 10 रुपए, उससे ज्यादा कीमत पर जारी करती है, जैसे 100 रुपए में, तो इसे इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम कहते हैं। ये जो अतिरिक्त 90 रुपए मिले हैं, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट नाम के एक अलग खाते में जाते हैं। और कंपनी इस पैसे का अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकती है ना? बिल्कुल नहीं। कानून कहता है कि इस पैसे का इस्तेमाल कुछ खास कामों के लिए ही हो सकता है, जैसे कि अपने शेयर धारकों को बोनस शेयर देना या कंपनी शुरू करने में हुए कुछ शुरुआती खर्चों को राइट ऑफ करना। मतलब ये पैसा रोजमर्रा के खर्चों में नहीं उड़ाया जा सकता? नहीं, इसका मकसद है कि इसे कंपनी की मजबूती के लिए इस्तेमाल किया जाए। और क्या कंपनी 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में यानी डिस्काउंट पर बेच सकती है? नहीं, कानून इस पर साफ तौर पर रोक लगाता है। डिस्काउंट पर शेयर जारी करना प्रतिबंधित है। इसके पीछे की सोच ये है कि इससे कंपनी की कैपिटल कमजोर होती है और मौजूदा शेयर धारकों के हितों को नुकसान पहुंचता है। हालांकि इसके एक दो खास अपवाद हैं, जिसमें से एक है स्वेच इक्विटी शेयर्स, पसीने के शेयर। ये सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे कंपनी अपनी कामयाबी का श्रेय सीधे कर्मचारियों की मेहनत को दे रही है। हाँ, इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। ये काम कैसे करता है? क्या ये सिर्फ टॉप अधिकारियों के लिए है या कोई भी कर्मचारी इसका फायदा उठा सकता है? ये वो शेयर हैं जो कंपनी अपने डायरेक्टर्स या कर्मचारियों को उनके पसीने यानी उनके असाधारण योगदान के बदले में देती है। ये योगदान कैश में नहीं होता, बल्कि उनके नो हाउ, उनकी बनाई हुई किसी बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या किसी और वैल्यू एडिशन के रूप में होता है। और हाँ, ये किसी भी कर्मचारी को मिल सकता है जिसने कंपनी के लिए कुछ खास किया हो। तो ये उन्हें डिस्काउंट पर मिलते हैं? हाँ, ये शेयर उन्हें डिस्काउंट पर या बिना कैश के दिए जाते हैं। तो यह कर्मचारियों को पुरस्कृत करने और कंपनी में बनाए रखने का एक शानदार तरीका है। बिल्कुल। लेकिन इस पर भी कुछ शर्तें हैं, जैसे इसे जारी करने के लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है और इन शेयरों पर 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी कर्मचारी इन्हें 3 साल तक बेच नहीं सकते। ठीक है। अब मान लीजिए एक स्थापित कंपनी को और पैसों की जरूरत पड़ती है, उसके पास क्या विकल्प हैं? नोट्स में फर्दर इशू ऑफ कैपिटल के कुछ तरीके बताए गए हैं, जैसे राइट्स इशू और ESOPs। देखिए, जब एक कंपनी को और पूंजी चाहिए होती है तो उसका पहला हक अपने मौजूदा मालिकों यानी शेयरधारकों पर बनता है। इसी को राइट्स इशू कहते हैं। अच्छा। कंपनी अपने मौजूदा शेयरधारकों को ही उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में अतिरिक्त शेयर खरीदने का अधिकार देती है और ये शेयर आमतौर पर बाजार मूल्य से कुछ सस्ते होते हैं। इसमें एक राइट टू रिनाउंस का विकल्प भी होता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर कोई मौजूदा शेयरधारक अपने हिस्से के राइट शेयर्स नहीं खरीदना चाहता तो वो अपना ये अधिकार किसी और को बेच सकता है। ओह, तो मैं अपना हक किसी और को भी बेच सकती हूँ? जी, ये एक बड़ा फायदा है। राइट्स इशू मौजूदा शेयरधारकों का भरोसा दिखाता है और अगर सभी अपने अधिकार का इस्तेमाल करें तो कंपनी में किसी की हिस्सेदारी घटती भी नहीं है। दूसरा तरीका है ESOPs यानी एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये स्वेट इक्विटी से कैसे अलग है? दोनों ही कर्मचारियों के लिए है। यहाँ फर्क इनाम और मौके का है। स्वेट इक्विटी अतीत में किए गए किसी असाधारण काम का इनाम है जो आपको मिल चुका है, जबकि ESOPs भविष्य में अच्छा काम करने के लिए दिया जाने वाला एक मौका या प्रोत्साहन है। अच्छा। इसमें कंपनी अपने कर्मचारियों को भविष्य में एक तय कीमत, जिसे एक्सरसाइज प्राइस कहते हैं, उस पर कंपनी के शेयर्स खरीदने का विकल्प देती है। ऑप्शन, कोई जबरदस्ती नहीं, ऑब्लिगेशन नहीं। मतलब कर्मचारी को एक तरह से लॉटरी का टिकट मिल जाता है।
अगर कंपनी का शेयर भाव उस तय कीमत से ऊपर चला गया तो वो सस्ते में शेयर खरीदकर फायदा कमा सकता है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये कर्मचारियों को कंपनी के विकास से सीधे तौर पर जोड़ने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। और तीसरा विकल्प है बोनस इशू। ये तो शेयरधारकों को मुफ्त में शेयर देने जैसा है, लेकिन क्या इसमें कोई पेच है? हाँ, इसे समझना जरूरी है। बोनस इशू में कंपनी अपने मौजूदा शेयरधारकों को मुफ्त में अतिरिक्त शेयर देती है, लेकिन इससे कंपनी के पास कोई नया पैसा नहीं आता। तो फिर फायदा क्या? होता यह है कि जब कंपनी के पास सालों का जमा हुआ मुनाफा या रिजर्व होता है, तो वो उसे कैश डिविडेंड के रूप में बांटने के बजाय उस रिजर्व को कैपिटल में बदल देती है और उसके बदले शेयर जारी कर देती है। आपकी जेब में शेयरों की संख्या तो बढ़ जाती है, लेकिन कंपनी का कुल मूल्य उतना ही रहता है, इसलिए प्रति शेयर कीमत भी उसी अनुपात में कम हो जाती है। मतलब ये लॉटरी नहीं बल्कि एक तरह से अकाउंटिंग का तरीका है जो कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति को दिखाता है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कंपनियां कैसे पूंजी बढ़ा सकती हैं, पर क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? क्या कोई कंपनी अपनी शेयर कैपिटल कम भी कर सकती है, जैसे कि शेयर कैपिटल में कमी मतलब रिडक्शन और बायबैक? हाँ, कंपनियां अपनी पूंजी कम भी कर सकती हैं, लेकिन ये बहुत ही सख्त और मुश्किल प्रक्रिया है। पहला तरीका है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ये क्यों किया जाता है? ऐसा करने के पीछे दो मुख्य वजह हो सकती हैं। या तो कंपनी के पास जरूरत से ज्यादा पूंजी है जिसे वो शेयर धारकों को लौटाना चाहती है, या फिर कंपनी को इतना ज्यादा घाटा हुआ है कि वो अपनी बैलेंस शीट को साफ करने के लिए कैपिटल को कम कर रही है। और ये इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि इससे सीधे तौर पर कंपनी के लेनदारों मतलब क्रेडिटर्स के हितों को खतरा हो सकता है। अगर कंपनी अपनी सारी कैपिटल शेयर धारकों को लौटा देगी तो लेनदारों का पैसा कौन चुकाएगा? हाँ, ये तो है। इसीलिए इस काम के लिए न सिर्फ एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है, बल्कि सबसे जरूरी NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मंजूरी लेनी पड़ती है, जो ये सुनिश्चित करता है कि लेनदारों के साथ कोई धोखा न हो। और दूसरा तरीका है बायबैक ऑफ शेयर्स। ये तो आजकल खासकर IT कंपनियां बहुत करती हैं। ये क्या होता है और क्यों किया जाता है? बायबैक वो प्रक्रिया है जिसमें कंपनी बाजार से अपने ही शेयर वापस खरीदती हैं। जैसा आपने कहा, TCS और इन्फोसिस जैसी कंपनियां जिनके पास बहुत सारा कैश होता है, वो अक्सर ऐसा करती हैं। इसके फायदे क्या हैं? इसके कई फायदे हैं। बाजार में शेयरों की संख्या कम हो जाती है, जिससे प्रति शेयर आय EPS बढ़ जाती है। ये प्रबंधन का आत्मविश्वास भी दिखाता है कि उन्हें लगता है कि उनके शेयर का मूल्य बाजार में कम आका जा रहा है। तो क्या कोई भी कंपनी कितने भी शेयर वापस खरीद सकती है? नहीं, इस पर भी सख्त सीमाएं हैं। कोई भी कंपनी 1 साल में अपनी कुल पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व के 25% से ज्यादा का बायबैक नहीं कर सकती, और पूरी प्रक्रिया 12 महीने के अंदर खत्म करनी होती है। हमारे नोट्स में बायबैक पर कुछ प्रतिबंधों का भी जिक्र है, जैसे कि अगर कंपनी ने लोन चुकाने में डिफॉल्ट किया हो तो बायबैक नहीं कर सकती। ये नियम क्यों बनाया गया है? ये लेनदारों और अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। सोचिए, एक कंपनी ने बैंकों से भारी कर्ज ले रखा है और उसे चुका नहीं पा रही, लेकिन अपने कैश का इस्तेमाल वह शेयर धारकों को खुश करने के लिए बायबैक पर कर रही है। ये तो सरासर गलत होगा। बिल्कुल। इसलिए कानून कहता है कि अगर आपने डिपॉजिट, लोन या डिविडेंड चुकाने में कोई डिफॉल्ट किया है, तो आप तब तक बायबैक नहीं कर सकते जब तक कि आप उस डिफॉल्ट को ठीक ना कर दें और उसके बाद 3 साल का समय न बीत जाए। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये साफ है कि कंपनी की पूंजी संरचना सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये कानून, रणनीति और भरोसे का एक जटिल संतुलन है। हाँ, हर कदम पर कंपनी की वित्तीय जरूरतों को शेयरधारकों, कर्मचारियों और लेनदारों के अधिकारों के साथ तौलना पड़ता है। बिल्कुल सही। इन नोट से ये स्पष्ट होता है कि पूंजी से जुड़ा हर फैसला कंपनी की रणनीति के बारे में कुछ कहता है। सही कहा। राइट्स इशू मौजूदा शेयरधारकों का भरोसा दिखाता है। ESOPs कर्मचारियों को भविष्य के विकास से जोड़ते हैं। बोनस इशू कंपनी की पिछली कामयाबियों का प्रतीक है, और बाईबैक प्रबंधन के भविष्य को लेकर आत्मविश्वास को दिखाता है। ये सब मिलकर कंपनी की पूरी कहानी बयां करते हैं। और आज की बातचीत को समाप्त करते हुए मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। ये सोचने वाली बात है कि एक कंपनी की पूंजी संरचना उसके इरादों और भविष्य की दिशा के बारे में कितना कुछ बता सकती है। जैसे हमने DVRs की बात की, तो क्या इसका इस्तेमाल हमेशा संस्थापकों के नियंत्रण को बचाने के लिए ही होता है, या ये रणनीतिक निवेशकों को बिना कंट्रोल दिए कंपनी का हिस्सा बनाने का एक स्मार्ट तरीका भी है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी चर्चा के साथ।